ये तो आपका याद रखिएगा, अगर मैं टेलीपैथी की बात करूं तो 100th मंकी सिंड्रोम एक पड़ा हुआ है, जहां पर एक बंदरों ने एक नए बिहेवियर को एक टापू पे सीखा और उस प्रजाति के बंदरों ने वही बिहेवियर अगले दिन से 700 मील दूर दूसरे टापू यानी आइलैंड पर करना शुरू कर दिया, जिसका नाम 100th मंकी सिंड्रोम है। यानी कि एक बंदर ने आलू निकालना शुरू किया मिट्टी में से, पानी में धोया क्योंकि वहां सारे फल तोड़ लिए गए थे। 1950 की ये एक्सपेरिमेंट है, 100th मंकी सिंड्रोम, 100वें बंदर का लक्षण। गूगल पे करिएगा, बड़ा पॉपुलर है। तो अचानक उस बंदर ने वो आलू निकाला और पानी में धोया और खाने लगा। सभी बंदरों ने ये बिहेवियर ले लिया। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि 700 मील दूर दूसरे टापू पर आज तक किसी बंदर ने आलू नहीं खाए थे निकाल कर, क्योंकि वो धरती में सने पड़े थे, उनके पास बहुत फ्रेश फ्रूट अवेलेबल थे। लेकिन उस प्रजाति के बंदरों ने वह आलू निकालने शुरू करे और उनको खाना शुरू कर दिया, उसी तरह से जैसे उस टापू पे कर रहे थे जो 700 मील दूर था, जबकि इन दोनों के बीच में कोई भी वो नहीं था। इसे हम टेलीपैथी कहते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन भी चलती है। पता है आपको 2 वर्ल्ड वार में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले लंदन में एक पर्टिकुलर चीज थी, वो ये था, एक था कि हमारे जैसे गेट के ऊपर कई बार कोई सामान आता है तो रख के चले जाते हैं थैले में जी। तो वहां पर वो कुछ चीजें रख कर जाया करते थे किराने विराने की, ठीक है ना। तो उसमें कुछ चिड़ियां थी और उसमें वो चोंच से उनको खा लिया करती थी। ये एक पैटर्न बना हुआ था। 4 साल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर वह सर्विस बंद कर दी गई थी, ठीक है, और वहां पर अब कोई सर्विस नहीं हो रही थी। 4 साल के बाद जो नई जनरेशन आ चुकी थी बर्ड्स की, याद रखिएगा, उन्होंने जैसे ही शुरू हुई ये सर्विस गेट के बाहर रखने की, उन्होंने पहले दिन से उस बिहेवियर को लेना शुरू कर दिया। यानी कि आप नेक्स्ट जनरेशन को अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को देते हैं। आपका अमीर होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अमीर नहीं हुए तो यह जीन के जो एक्सप्रेशन है, जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, आपके ना अमीर होने के, गलती से ये ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने दूसरे जनरेशन को, और वो भी फिर मुसीबत ही या मिजरीज को ही झेलते रहेंगे। हो सके उनके बीच में कुछ ऐसा कोई निकले कि इस रूल को तोड़ दे आपके, लेकिन आप प्रोग्राम उसी तरह से कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमारे जेनेटिक लेवल पर जाती हैं, जिसको आप ईपी जेनेटिक्स में कहते हैं। उसकी हम बात बाद में कर लेंगे जी। हाँ। तो पहली है टेलीपैथी, तो करना सीख सकते हैं, मैं सिखा सकता हूँ। दूसरा वर्ड है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस में देखा होगा कि आप दशहरे के दिन बहुत सारी चीज़ों की पूजा होती है। मेरे गाँव में मेरे पिताजी के यहाँ हल की पूजा हुआ करती थी। हाँ, हमारे यहाँ लाठी की पूजा होती थी। विश्वकर्मा पूजा सारे लोहा का सामान पूजा जाता था, दवाइयाँ पूजी जाती थी। हमारे यहाँ सत्यार्थ प्रकाश और गीता को पूजा जाता था, किताबों को पूजा जाता, कलम को पूजा जाता है आज भी। सरस्वती पूजा आने वाला है अभी, बसंत पंचमी। जी जी। और अभी भी एक हमारे हिंदू समाज में एक पर्टिकुलर समुदाय में जब बच्चा पहली बार कलम पकड़ता है उसकी पूजा की जाती है। इसको हम टेलीकिनेसिस कहते हैं। यानी कि हम अपने थॉट को एनर्जी लेवल पर उस वस्तु को दे रहे हैं। आप कई बार गाड़ी चलाते हैं और आपको लगता है यार पेट्रोल कम रह गया, फिर आप कहते हैं हे भगवान ये मेरी गाड़ी है, तुम वहाँ तक चले चलो, और वो आराम से वहाँ तक पहुँच भी जाती है जहाँ तक आपने पेट्रोल पंप किया है। कई बार वही खत्म होता है, कई बार वही खत्म होता है, ठीक है ना। तो आपने ये टेलीकिनेसिस पैसे को क्यों नहीं दी? ये टेलीकिनेसिस आपने अपनी कार को तो देते हैं जब आप कार खरीदते हैं कि मेरे परिवार को सुरक्षित रखना, पर ये टेलीकिनेसिस आप अपनी ड्रेस को क्यों नहीं दे रहे कि आज अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें? ये टेलीकिनेसिस आप अपने खाने को क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपको वो स्वस्थ रखे? ये टेलीकिनेसिस आप अपने अकाउंट को क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो भरता रहे? ये टेलीकिनेसिस आप अपनी किडनी को क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो स्वस्थ रहे? ये टेलीकिनेसिस आप अपनी सेल्यूलर लेवल पर क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो बढ़िया प्रोटीन बनाए? ये टेलीकिनेसिस हवा को क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो आपके लिए और खूबसूरत मज़ेदार हवा को आपके अंदर डालकर आपको आपकी बॉडी में पहुंचाकर आपको और हेल्दी करें? आप टेलीकिनेसिस पानी को तो देते हैं ना, कई बार पानी को पढ़कर पीते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो ये वही टेलीकिनेसिस है। और तीसरा वर्ड है यहाँ पर प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन का मीनिंग होता है कि जब आप फ्यूचर को देखना शुरू करें, कई बार आपको लगता है कि यार ये होगा और वही होता है। याद रखिएगा, इसको उल्टा भी अवेलेबल है। जैसा कि हमने एक पॉडकास्ट में बताया कि आप अपने फ्यूचर को पहले ही देखना शुरू करें, वही आपका प्रीकॉग्निशन बनना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़ है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस का मतलब है कि जब आप प्रीकॉग्निशन फ्यूचर का है तो पास्ट में अरे यार ये चीज़ ऐसे हो जाती तो मैं तो उस दिन बड़ा रोया था कि मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ वहाँ नहीं हुआ, आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, लाइक दिस। अरे यार उस दिन मैं बड़ा रोया था कि पिताजी मुझे वो कार नहीं मिली, वो उसका तो आगे चल के एक्सीडेंट हो गया था। और आपको अचानक एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है
यूनिवर्सल, इसे हम क्लेयरवोयंस कहते हैं, और एक है ESP। यह सबसे बड़ी कला है हम लोगों की। ESP का मतलब है कि जब यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दे रहा है और आपकी अचानक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP को कभी भी गूगल करना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि जो सेंसेस थी, यहाँ तक कि मैं फील करूं तो इतना ही फील करूं कि यहाँ क्या टेम्परेचर है, मेरा हाथ कहाँ रखा है, मेरी शर्ट मुझे कैसे टच कर रही है, हाँ। मुझे कितनी गर्मी लग रही है। लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कुछ बढ़िया नहीं लग रहा, यार मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, यार यहाँ कुछ है गड़बड़, और अचानक कोई आपको मैसेज देता है, यार आपके घर में आपके दोस्त को ये हो गया, और आप कहते हैं यार मुझे सुबह से लग रहा था। पता है, याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आपको पैसे के लिए भी आती है, रिच होने के लिए भी आती है, आपको जिस तरह से भूख लगती है खाने के लिए आती है आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसी तरह सब चीज़ों को। लेकिन हम कई बार इन्हें पकड़ नहीं पाते, इसलिए कहा गया है कि यू हैव ऑल द राइट टू बिकम रिच, बिकॉज ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, इस किताब में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप रिच हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आप हेल्दी होते हैं, और अगर आप कंगाल हैं तो आपने बहुत गलतियां करी हुई है अपने ऊपर, जिसको आप मेहनत के नाम से धोने की कोशिश कर रहे हैं। आपका स्वस्थ होना, आपका रिच होना, आपके पास बढ़िया रिश्तों का आना एक नेचुरल प्रोसेस है इस यूनिवर्स की, क्योंकि ये यूनिवर्स की जो एनर्जी है लास्ट लेवल पर, मैं और आप एक मटेरियल है, ये मैटर है, मैं भी एक मैटर हूँ, यह एक मॉलिक्यूल का बना है, मॉलिक्यूल के परे एटम है और एटम के परे एनर्जी है। तो हम सब एटम के लेवल पर एक ही एनर्जी से जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे इसकी साइंस क्या है? पहली किताब का पहला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। किताब का नाम है द फील्ड, पॉपुलर बुक है, द फील्ड, और पहले चैप्टर का नाम है द जीरो फील्ड कॉन्सेप्ट। यानी कि एक जीरो लेवल पर मैं और आप, ये सारी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, हम एक रॉ मटेरियल है वहाँ पर लास्ट में, जिसे कई बार लोग एनर्जी कहते हैं। यह वही मिरेकल प्रोडक्ट है जो हम सब में है। हमें कुछ दिन के लिए इस माइक को किसी ने कोलैप्स किया है, उस एनर्जी को कोलैप्स किया है और इसे इसमें बदल दिया है। किसी आदमी ने एक रॉ मटेरियल को कोलैप्स किया और कप में बदल दिया। किसी आदमी ने चश्मे को कोलैप्स किया तो यहाँ पर ग्लासेस और प्लास्टिक को के रूप में बदल गए, और ये कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे जी। यस, वो एनर्जी फिर वहीं मिल जाएगी। मैं और आप भी, हमारे माता पिता ने कोलैप्स किया एक समय के लिए, लेकिन हम इनसे थोड़ा सा अलग हैं। मनुष्य ये एक ऐसा आदमी है जो सोच सकता है जो वो चाहता है, और वो बना भी सकता है। यह हम पशुओं में 0.5% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि पशु सिर्फ सर्वाइवल और मेटिंग के ऊपर ही जिंदगी को जीते हैं। उन्हें सर्वाइवल चाहिए और मेटिंग चाहिए। मेटिंग का मतलब है जनरेशन को पैदा करना, और सर्वाइवल, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो हजारों किलोमीटर दूर उड़ के आती है कोई चिड़िया, तो नएपन के लिए नहीं आती है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं आती है, वो सर्वाइवल के लिए आ रही है वहां पर, क्योंकि हो सकता है वहां पर उनको बच्चे पैदा करने हो। लेकिन मनुष्य इसके परे सोच सकता है, इसीलिए इसे पुरुष कहा गया है,